हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्विज है। वो क्विज स्टैटिक की नॉलेज से एसोसिएटेड है। आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, वो आपकी स्टैटिक प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। आज के एडिशन में हम कवर करेंगे गगनयान मिशन की टेस्ट फ्लाइट अनाउंसमेंट को, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड अपडेट्स को, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड अपडेट्स को, राहुल गांधी की कास्ट सेंसस एंडोर्समेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस इंटीग्रेशन प्रोसेस को, इंडिया और इटली के बीच साइन किए गए डिफेंस एग्रीमेंट को, टेली मानस मेंटल हेल्थ सेवा को, सुप्रीम कोर्ट के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को दिए गए पेट्रोलियम कोक से रिलेटेड ऑर्डर्स को, और इकोनॉमी से हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंडियन इकोनॉमिक फॉरकास्ट को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टेट ओन्ड एनबीएफसीज पर लगाए जाने वाले प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के ऑर्डर्स को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे। ये आज की पहली न्यूज़ है स्पेस और साइंस से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है गगनयान मिशन। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने अनाउंस किया है कि इंडिया का अपकमिंग एम्बिशियस स्पेस मिशन गगनयान की एक टेस्ट फ्लाइट मिशन अक्टूबर 21 को की जाएगी। ये टेस्ट फ्लाइट इस मिशन के रेडी होने से पहले काफ़ी सारी ऐसी की जाने वाली टेस्ट फ्लाइट्स की एक पहली ऐसी टेस्ट फ्लाइट है। आई होप आपको पता है कि गगनयान एक मैन्ड मिशन है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा, और इसके लिए इस मिशन में एक स्पेशल क्रू मॉड्यूल है जो कि एक प्रेशराइज्ड कंटेनर है जिसमें इस मिशन के 3 एस्ट्रोनॉट्स सेफली इस मिशन के दौरान रहेंगे। तो अब अक्टूबर 21 को होने वाली इस टेस्ट फ्लाइट में इस क्रू मॉड्यूल को एज अ टेस्ट स्पेस में लॉन्च किया जाएगा और फिर वापस स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में लैंड किया जाएगा, जहां ये मॉड्यूल बे ऑफ बंगाल में लैंड करेगा, जहां से इंडियन नेवी फिर इसको रिट्रीव करेगी। इस टेस्ट के साथ साथ इस मिशन से एसोसिएटेड क्रू एस्केप सिस्टम को भी टेस्ट किया जाएगा। क्रू एस्केप सिस्टम का काम है ऐसे केसेस में जब इस स्पेसक्राफ्ट के साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में क्रू मॉड्यूल को लॉन्चर से अलग करना ताकि एस्ट्रोनॉट्स सेफ रहें। गगनयान मिशन की बात करें तो इस मिशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 में अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में पहली बार अनाउंस किया था। इस मिशन में एक 3 मेंबर के एस्ट्रोनॉट क्रू को 3 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट क्या होती है ये आप कमेंट में बताइए। और इस मिशन से काफ़ी सारे और टेस्ट्स भी एसोसिएटेड हैं जो अब न्यूज़ में आते रहेंगे, जैसे कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, पैड अबॉर्ट टेस्ट, टेस्ट व्हीकल मिशंस वगैरह। ये सारी डिटेल नोट्स में भी हैं, आप उनको रेफर कर लें। ये नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इस समय एक मेजर ग्लोबल इवेंट है। तो हमने अपने कल के एडिशन में बात की थी कि इजराइल ने गाजा एरिया को सीज कर लिया है, मतलब उसकी घेराबंदी कर ली है। तो अब इस इवेंट में अपडेट ये है कि इजराइल ने गाजा के बॉर्डर एरियाज को जो हमास के कंट्रोल में थे उनसे लड़कर इजराइल ने इन एरियाज को कंट्रोल कर लिया है, और अब ये इजराइल के कंट्रोल में है। और इन सीरीज ऑफ इवेंट्स में एक और अपडेट है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, जिसके दौरान उन्होंने इजराइल में हुए इन टेररिस्ट अटैक्स को कंडेम किया है, मतलब इनकी निंदा की है, और इंडिया का इजराइल के साथ सपोर्ट को रीआइटरेट किया है, मतलब उसको दोहराया है। और इस इवेंट में एक और अपडेट ये है कि इस इवेंट ने पूरे सोशल मीडिया को पोलराइज किया हुआ है, जहां पर मेजॉरिटी इजराइल को सपोर्ट कर रही है, पर कुछ लोग पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल की तरफ सपोर्ट दिखाने वाले काफ़ी सारे यूजर्स में से हम सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो वो सेलिब्रिटीज़ हैं गेल गडोट, मडोना, ड्वेन जॉनसन, नेटली पॉर्टमैन, एंडी कोएन, जेमी ली कर्टिस वगैरह। और इन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में एक एक्सेप्शन है, इंटरनेट पर्सनालिटी मिया खलीफा, जिन्होंने पैलेस्टीन के साथ अपने सपोर्ट को दिखाया है, और जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से उनको अपने करियर में काफ़ी नुकसान भी हो गया है।
उनके एम्प्लॉयर प्लेबॉय मैगजीन ने उनके साथ अपने एसोसिएशन को टर्मिनेट कर दिया है। मतलब मियां खलीफा की ये जॉब चली गई है और जनरली भी उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी हेट मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया कितना फ्रेंडली है माइनॉरिटी ओपिनियंस के एक्सप्रेशन को लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप मेंस में अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं, पर इस समय ये टॉपिक इस एडिशन के स्कोप से बाहर है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट। ये नेक्स्ट न्यूज़ इवेंट है जुडिशरी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस पॉलिटिकल फंडिंग स्कीम को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक हाईली कंट्रोवर्शियल स्कीम है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये स्कीम एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग को एनेबल करती है और इंडियन डेमोक्रेसी को वीक बनाती है। इस स्कीम को चैलेंज करने वाली काफ़ी पिटीशंस 2017 से ही, मतलब पिछले 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब ये इवेंट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अक्टूबर 31 यानी कि कुछ दिनों बाद ही उन पेंडिंग पिटीशंस पर सुनवाई शुरू की जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करें तो ये इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने का एक लीगल टूल है। इसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कॉरपोरेशन एसबीआई की बैंक ब्रांच से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकती है और फिर अपनी मर्जी से इनोनिमसली उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। ऐसा करने से उस डोनर की आइडेंटिटी एनोनिमस यानी कि गुप्त रहती है। ये स्कीम पॉलिटिकल पार्टीज को की जाने वाली एनोनिमस डोनेशंस को लीगलाइज करती है और ये स्कीम सिटीजन्स के पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग से रिलेटेड राइट टू इंफॉर्मेशन को भी वायोलेट करती है। इस स्कीम का एक और क्रिटिसिज्म ये है कि इस बिल को इलीगली एज अ मनी बिल पास किया गया था, जिससे राज्यसभा की इस बिल को अमेंड करने की पावर छिन गई थी। अब बात करते हैं मनी बिल की, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है और जिस पर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मनी बिल फाइनेंशियल बिल्स की एक कैटेगरी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 110 में कुछ मेजर प्रोविजंस हैं जो एक ऑर्डिनरी बिल को एज अ मनी बिल डिफाइन किए जाने के लिए एलिजिबल बनाते हैं। मनी बिल्स की खास बात है कि इनको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी होती है। और तीसरी, राज्यसभा मनी बिल्स में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती पर केवल रिकमेंडेशंस कर सकती है। और चौथा, इस बिल के पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो या तो इस बिल को अपनी असेंट दे या फिर अपनी असेंट को विदहोल्ड करें। प्रेसिडेंट मनी बिल को हाउस में वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए। ये सारी डिटेल्स कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स में भी हैं, आप चाहें तो उनको रेफर कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का एक क्वेश्चन, ऐसे कौन कौन से बिल्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी होती है। ये नेक्स्ट न्यूज़ एक पॉलिटिकल न्यूज़ है बट एसोसिएटेड है एक मेजर टॉपिक से, जिससे रिलेटेड नॉलेज को हाईली लाइकली मेंस में टेस्ट किया जा सकता है। इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट है कास्ट बेस्ड सेंसस। राहुल गांधी, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक प्रोमिनेंट ओपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में दी गई अपनी एक स्पीच में नेशन वाइड कास्ट सेंसस को एंडोर्स किया है और बोला है कि कास्ट सेंसस कंट्री के लिए एक एक्सरे की तरह है, जिससे देश के ओबीसीज, दलित्स और ट्राइबल कम्युनिटीज की जुड़ी दिक्कतों को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर उन पे काम किया जा सकता है। ये नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है थिएटराइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक मेजर पॉलिसी स्टेप है जिसको 2019 से ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की पोस्ट के क्रिएशन के साथ ही परस्यू किया जा रहा है। थिएटराइजेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। थिएटराइजेशन एक रीऑर्गेनाइजेशन का स्टेप होता है जिसमें मिलिट्री फोर्सेस को रीस्ट्रक्चर किया जाता है अलग अलग थिएटर कमांड्स में, इस तरीके से कि हर एक थिएटर सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन को लेकर ही रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा करने से आर्म्ड फोर्सेस की एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इन्फॉर्म किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसे 9 वर्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको तीनों फोर्सेस में एक साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे कि
ऑपरेशंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह। ये एक और न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो इस समय इटली की कैपिटल रोम में है, वहां पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट मतलब इटली के डिफेंस मिनिस्टर के साथ इंडिया और इटली के बीच एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया है। इस डिफेंस एग्रीमेंट में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, जैसे कि डिफेंस पॉलिसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिलिट्री एजुकेशन, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एक्सचेंज ऑफ डिफेंस इंफॉर्मेशन वगैरह। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस और गवर्नमेंट का इसको लेकर किए गए इनिशिएटिव्स। यू शुड नो कि कल नेशनल मेंटल हेल्थ डे था और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज न्यूज़ में है गवर्नमेंट की टेली मानस सेवा हेल्पलाइन, जिसके बारे में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने पब्लिक को इन्फॉर्म किया है। टेली मानस सेवा की बात करें तो ये एक फ़ोन कॉल बेस्ड फ्री मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सर्विस है, जिसने अब तक लगभग 3.5 लाख लोगों की मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर मदद की है और इस हेल्पलाइन पर हर रोज लगभग 100 कॉल्स रिसीव होती हैं। टेली मानस सेवा से जुड़ी सभी डिटेल्स नोट्स में हैं, आप उनको रेफर कर लें। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो देश में हो रहे पेट्रोलियम कोक के इंपोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जामिन करें। उन्होंने ये ऑर्डर्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं। अब हम ब्रीफली बात करते हैं कि पेट्रोलियम कोक क्या होता है। पेट्रोलियम कोक ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है और इसको काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीमेंट और पावर प्लांट इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम कोक का कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी जगह एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। पर क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी में सल्फर और हेवी मेटल्स होते हैं, इस वजह से ये हाईली पॉल्यूटिंग भी है और काफ़ी कंट्रीज में इसके यूज़ को बैन भी किया हुआ है। ये नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इंडियन इकोनॉमी को लेकर ग्रोथ प्रोजेक्शन। IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी की इस साल GDP ग्रोथ लगभग 6.3% होगी और इंडिया की इस साल रिटेल इन्फ्लेशन 5.5% होगी। अब ये IMF की प्रोजेक्शन एक ट्रिवियल न्यूज़ है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, पर IMF इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिससे रिलेटेड नॉलेज को लास्ट ईयर ही प्रिलिमिनरी में टेस्ट भी किया गया था। IMF की बात करते हैं। IMF एक ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है जिसको 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। आज के समय में IMF का रोल है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रही कंट्रीज की फाइनेंशियली मदद करना। IMF बाकी और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक की तरह किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लेंड नहीं करता, पर अपना फोकस लिमिटेड रखता है उन इकोनॉमीज की मदद करने के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हों। फॉर एग्जाम्पल, इस ही साल मार्च में IMF ने श्रीलंका की मदद की है जब उन्होंने श्रीलंका को एक $3 बिलियन का लोन दिया था अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू। IMF की मेजर पब्लिकेशंस की बात करें तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर, और IMF से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स जैसे कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, IMF का रिवर्स ट्रांच पोजीशन और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्टैंड बाय एग्रीमेंट वगैरह सब नोट्स में है, आप उनको रेफर कर लें। ये आज की लास्ट न्यूज़ है बैंकिंग एंड फाइनेंस से और है RBI से रिलेटेड। इसका कॉन्टेक्स्ट है RBI का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। RBI ने अनाउंस किया है कि उनका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अक्टूबर 2024 से, मतलब ठीक एक साल बाद से, स्टेट ओन्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस NBFCs पर एप्लीकेबल होगा। कुछ स्टेट ओन्ड NBFCs की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल वो हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह। इन स्टेट ओन्ड NBFCs को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर लाने से इनकी स्क्रूटिनी और बढ़ जाएगी और उनकी जनरल एक्शंस जैसे कि उनके प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डेट रिडक्शन, उनका इक्विटी इन्फ्यूजन वगैरह जैसे स्टेप्स और स्क्रूटिनाइज हो जाएंगे और इससे उम्मीद है
कि इन इंस्टीट्यूशन की हेल्थ और सुधर जाएगी। लेट्स बिगिन विद अवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम यूपीएससी प्रिलिमिनरी के एक क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। आज के एडिशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे प्रिलिमिनरी 2023 सेट ए के 9th क्वेश्चन। जैसे कि हमारा इससे पहले डिस्कस किया गया क्वेश्चन 8th क्वेश्चन ग्लोबल जियोग्राफिकल लोकेशन से एसोसिएटेड था, ये क्वेश्चन एसोसिएटेड है इंडियन जियोग्राफिकल लोकेशन से। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और टेस्ट किया गया है अमरकंटक हिल से रिलेटेड नॉलेज को, सतपुरा रेंज से रिलेटेड नॉलेज को और सीसाचलम हिल्स से रिलेटेड नॉलेज को। और इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है, जिसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को श्योरिटी से सॉल्व करने के लिए आपको सभी ऑप्शंस को लेकर श्योर होना जरूरी है। अब इससे पहले हम इस क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करें, आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में बोला गया है कि अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, और पूछा गया है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको अमरकंटक हिल्स की नॉलेज होनी चाहिए, विंध्या रेंज की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और सह्याद्री रेंज की भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नाउ एज अ जनरल एडवाइस, आपको अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान कुछ बेसिक जियोग्राफिकल लिस्ट्स हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उन लिस्ट्स की बात करें तो जैसे कि मेजर रिवर्स और लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया और मेजर हिल्स ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको मेजर डैम्स और रिजर्वॉयर्स ऑफ इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए, और आपको मेजर जियोग्राफिकल लोकेशंस जैसे कि LAC से एसोसिएटेड रीजन्स या फिर न्यूज़ में मेंशन किए जाने वाले रीजन्स जैसे कि कच्चातीवू आइलैंड्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब आप इंडिया की मेजर हिल्स के बारे में किसी भी सोर्स से पढ़ेंगे, आपकी उस लिस्ट में अमरकंटक हिल्स जरूर इंक्लूडेड होगा। और अब हम बात करते हैं अमरकंटक हिल्स की। इन हिल्स को माइकाल हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मेजरली मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और इन हिल्स की खास बात है कि ये अमरकंटक हिल्स विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज का एक मीटिंग पॉइंट है। मतलब अमरकंटक हिल्स पर विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज एक दूसरे से मिलती हैं। इस हिल से नर्मदा नदी, सन नदी और जोहिला नदी भी इमर्ज होती है। अब इस नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। उसमें पूछा गया है अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। मतलब अमरकंटक हिल्स विंध्या और सह्याद्री रेंज के संगम पर लोकेटेड है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सह्याद्री रेंज वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट है जो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है और इस रेंज से काफी दूर है। इस बेसिक डायरेक्शन की नॉलेज से ही इस ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें बोला गया है बीलगिरीरंगा हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। मतलब सतपुरा रेंज के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पर बीलगिरीरंगा हिल्स है। अब जब आप अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में इंडिया के सभी टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, उस प्रिपरेशन के दौरान आप कर्नाटका के बीलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ेंगे। ये कर्नाटका का एक मेजर टाइगर रिजर्व है। और अगर आपको ये नॉलेज है, जो कि आपको होनी चाहिए, देन यू कैन ईजिली कंक्लूड दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि सतपुरा रेंज सेंट्रल इंडिया में है और बीलगिरी रंगा हिल्स साउथ इंडिया में है। दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट की, जिसमें बोला गया है सीसाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ये स्टेटमेंट पूरे क्वेश्चन का सबसे इजी स्टेटमेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि अपनी प्रिपरेशन में आपके लिए ज़रूरी है सभी मेजर रेंजेस और हिल्स के बारे में पढ़ना। और जब आप ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीसाचलम ईस्टर्न घाट से एसोसिएटेड है। और ये नॉलेज आपको एक दूसरी जगह से भी मिलेगी। जब आप इंडिया के सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, सीसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के गिने चुने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से एक है। ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और इस बायोस्फीयर रिजर्व में फेमस तिरुमला टेम्पल भी लोकेटेड है। स्लेंडर लॉरिस
इस बायोस्फीयर रिजर्व की फौना है, तो इजीली कंक्लूड किया जा सकता है कि ये तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। सीसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड नहीं है। हमने तीनों स्टेटमेंट को सॉल्व कर लिया है। पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। द आंसर इज डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है? जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, आपके लिए जरूरी है सभी रिकमेंडेड लिस्ट जैसे कि मेजर रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, मेजर माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ इंडिया, मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, मेजर डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स ऑफ इंडिया, मेजर जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया वगैरह को डिसिप्लिन्ड तरीके से पढ़ना। ऐसा सक्सेसफुली करने से आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन काफ़ी एडवांस हो जाएगी और ये नॉलेज आपको काफ़ी और जगहों पर भी हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, आज के एडिशन में कोई एडिटोरियल एनालिसिस नहीं है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली रेलिवेंट कोई एडिटोरियल नहीं है। सो हियर विल कंक्लूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट